नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती हुई थी। उस परीक्षा के अंदर 22 जुलाई 2023 को जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसको सोल्व करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तथा ऐसे ही एजुकेशन वीडियो और ज़्यादा देखने के लिए मेरे चैनल को एक सबसे पहले सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राम ने किसी बैंक में 6% की साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसा निवेश किया। 9 वर्षों बाद उसे 8,470 रुपये प्राप्त हुए। तो राम ने बताओ कितने पैसे निवेश किया। ऑप्शन पहला दिया हुआ था 6,550 रुपये, दूसरा 5,500 रुपये, तीसरा 5,250 रुपये तथा चौथा ऑप्शन था 6400 रुपये। तो हम इसी सॉल्व करके देखें तो मान लेते हैं भी जो राम के द्वारा जो निवेश की गई उसी राशि या तो 100 रुपये मान लो या x मान लो। तो यहाँ हम मानते हैं कि राम के द्वारा माना राम ने x रुपये निवेश किए तो 6% की ब्याज से 9 वर्ष में 54% उसका ब्याज हो गया, मतलब मूल राशि के ऊपर 54% ब्याज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 154% उसकी क्या हुई, राशि हो गई। तो हम कह सकते हैं भी x का 154% 8,470 रुपये हमारे पास है। तो हम यहाँ x का मान निकालेंगे तो 8,470 रुपये बटे 154 और जो प्रतिशत का हटाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे 100। तो जब इसे सोल्व करते हैं तो x बराबर 5500 रुपये आ जाते हैं, मतलब राम ने 5500 रुपये बैंक में निवेश किए। दूसरा क्वेश्चन था एक मशीन 5 सेकंड में 100 जूल कार्य करने में सक्षम है, तो इसकी पावर आउटपुट क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था ए ऑप्शन 100 वाट, बी ऑप्शन 20 वाट, सी ऑप्शन 10 वाट तथा डी ऑप्शन दिया हुआ था 50 वाट। जब हम सोल्व करें तो यहाँ पावर की बात करें या कार्य की बात करें तो कार्य करने की दर को क्षमता शक्ति कहते हैं तथा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं शक्ति को जूल प्रति सेकंड में मापते हैं, तो यहाँ पे अपने जूल प्रति सेकंड बराबर वाट शक्ति होती है। तो 100 जूल बटे 5 सेकंड जब हम इसे सोल्व करें तो 20 वाट या 20 जूल प्रति सेकंड आ जाता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन था वह तापमान क्या है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने की रीडिंग बराबर होती है। हमारे पास ऑप्शन था -273 डिग्री, ऑप्शन बी था 100 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री तथा ऑप्शन डी -40 डिग्री 40 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं तापमान पैमाने में वह -40 डिग्री वह मान है जो डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में पैमाने में रीडिंग बराबर देता है। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न रेपो दर क्या होती है, ये एक दर से संबंधित है। अगला इसमें ऑप्शन है ए वह दर जिस पे वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेती है, दूसरा ऑप्शन वह दर जिस पे आरबीआई बैंक वाणिज्य बैंक से पैसे उधार लेती है, तीसरा वह दर जिस पर सरकार आरबीआई से पैसे उधार लेती है और चौथा वह दर जिस पर सरकार आरबीआई को पैसे उधार देती है। तो रेपो दर होती है दोस्तों वह दर होती है जो वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है। तो इसका आंसर ए सही था। अगला क्वेश्चन भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी। यहाँ पे भारत में आपातकाल की बात की गई है।
ऑप्शन थे ए 1975, बी 1993, बी 1991 तथा डी 1984। तो इसी के संबंध में मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि जो भारत के अंदर जो आपातकाल की घोषणा की हुई थी वो 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया गया था। 21 मार्च 1977 को यह समाप्त हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका सही आंसर 1975 होगा। अगला क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 4:7 तो A अनुपात C का मान क्या होगा? ये अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है। जिसमें ऑप्शन था A 21:35, B 15:28, C 12:35 तथा ऑप्शन डी था 28:35। तो हम देखते हैं भी इसे 3 भागों में लिख सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे हम A और B अनुपात की बात करें तो 3:5 था और B तथा C अनुपात की बात करें तो 4:7 था। तो यहाँ सोल्व करते हैं, A को B से गुणा करते हैं तो 3 4 4 तिये 12 इसका मान आ गया। अब वहीं हम B के दोनों को गुणा करते हैं 5 × 4 तो 5 चौके 20 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अनुपात हम 5 को 7 से गुणा करते हैं, 5:7 तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C का अनुपात आ गया 12:20:35। अपने को यहाँ पे A तथा C का पूछा है तो A तथा C का आ जाएगा 12:35 जो कि सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने स्थान से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, फिर वह मुड़ता है और 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में यात्रा करता है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? इसमें ऑप्शन दिए हुए थे A 17 किलोमीटर, B 23 किलोमीटर, C 7 किलोमीटर तथा D 19 किलोमीटर। तो मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जो प्रारंभिक स्थान पे खड़ा है उसे हम A मान लेते हैं। A से उत्तर की तरफ अपनी दिशा ऊपर है 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। इसे हम स्थान B मान लेते हैं जो कि 15 किलोमीटर दूरी पे है। अब A से B की सीधी दूरी पूछी है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो 15 के स्क्वायर यहाँ पे कर्ण का फॉर्मूला लगेगा प्लस में 8 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर 225 तथा 8 की स्क्वायर 64, दोनों को जब योग करेंगे तो 279 और इसका वर्ग करेंगे तो 17 आता है। तो अपना जो सही आंसर था वो होगा 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? जिसमें ऑप्शन था 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 92 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऑप्शन डी था 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम बात करें एक शंकु की आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे 1/3 पाई गुणा में 6 गुणा 6 हो गई 8 स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर गुणा में 8। जब पाई सोल्व करें तो हो जाता है 2 गुणा में 6 गुणा में 8। यहाँ से 3 से 6 को काट दिया तो 6 दूने 12 8 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, HTML का संक्षिप्त रूप है। यह एक कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
बी ऑप्शन दिया हुआ है हाइपरलिंक और टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी ऑप्शन दिया हुआ है होम रूल मार्कअप लैंग्वेज तथा डी ऑप्शन है हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। HTML का संक्षिप्त रूप ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि सही है। क्वेश्चन अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ए ऑप्शन पीटी उषा, बी ऑप्शन साइना नेहवाल, सी ऑप्शन अंजू बॉबी जॉर्ज तथा डी ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। तो मैं आपको बता दूं, भारत के महान एथलीट जो कि पीटी उषा थी, वो भारतीय ओलंपिक संघ जिसे IOA के 95 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। पीटी उषा इस पद के लिए निर्विरोध चुनी हुई थी। अब हम बात बता दूं कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र ध्रुव बन्ना है। दिसंबर 2017 में उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी वो पीटी उषा थी, जो कि ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में लाल, नीली और हरी गेंदें हैं। यदि नीली गेंदों की संख्या में 50% बढ़ोतरी की जाती है तथा हरी गेंदों की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो लाल, नीली और हरी गेंद का अनुपात क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जिसमें था 6:7:4, बी ऑप्शन था 9:14:5, सी ऑप्शन था 3:5:4 तथा डी ऑप्शन था 3:6:4। तो हम मान लेते हैं, माना कुल गेंदों की संख्या वो 120 है, क्योंकि मैंने यहाँ गुणा किया 4, 3, 7 और 5, 12, उसको 10 से गुणा किया है। जब अनुपातिक रूप में लाल गेंदों की संख्या यहाँ पे 30 होगी, नीली गेंदों की संख्या 40 तथा हरी गेंदों की संख्या 50 है। नीली गेंदों की संख्या में 50% बढ़ोतरी कर देने पर जो संख्याएं 30 की मतलब 60 हो जाती है तथा नीली गेंदों की संख्या 60 हो जाती है। वहीं हरी संख्या में 20% की कमी कर दें तो 50 की बजाय वह 40 हो जाएगी। तो अब गेंदों की संख्या 30:60:40 हो गई। तो इसे हम 3:6:4 भी कह सकते हैं, जो कि हमारा डी सही आंसर है। बिल्कुल सा आसान सवाल। अगला क्वेश्चन, एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 55 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सा आसान सा सवाल है दोस्तों। अब इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे 14 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी थी, बी 12 वर्ष, सी 18 वर्ष तथा ऑप्शन इसमें डी था 16 वर्ष। तो हम देखते हैं, माना 5 साल पूर्व पुत्र की आयु x तथा पिता की आयु 4x थी, क्योंकि इन्होंने 4 गुना बताई हुई है। प्रश्न के अनुसार पुत्र की वर्तमान आयु x + 5, मतलब वर्तमान 5 साल पहले x थी तो आज x + 5, और पिता की वर्तमान आयु 4x + 5 होगी। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो अभी का योग कितना है? 55 है। तो दोनों का योग x + 5 प्लस में 4x + 5 बराबर 55 है। तो यहाँ हम देख लेते हैं x + 4x + 10 बराबर 55। तो और आसान करने के लिए x + 4x + 10 बराबर 55 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x बराबर 55 में से 10 घटा दिए तो यहाँ अपने पास बच जाते हैं 45। तो यहाँ पे 5x बराबर 45, जब x का मान निकालेंगे तो 5 45 के भाग में चले जाएंगे तो x का मान अपने पास आएगा 9। तो मैं आपको बता दूं, ये 5 वर्ष
पूर्व की आयु है, वर्तमान आयु पूछिए। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 9 वर्ष है, वर्तमान इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 14 वर्ष हो जाएगी, जो कि अपने पास सही आंसर ऑप्शन ए है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष नहीं, एक किताब की मूल कीमत 80 रुपये थी। अगर इसकी कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो वर्तमान कीमत क्या होगी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70 रुपये, ऑप्शन सी 75 रुपये तथा ऑप्शन डी 65 रुपये। किताब की जो मूल कीमत है वो 80 रुपये है। इसकी कीमत में 25% की बढ़ोतरी की तो 80 का 25% होता है 20। तो पहले की अपेक्षा जो 75% रह सकती है, इन 2 तरीके से भाग में बांट सकते हैं। तो 80 का 75% होता है 3/4। तो हम 80 को 3 से गुणा करके 4 से भाग दे दें, 240/4, तो जो वर्तमान राशि आ जाती है वो आ जाती है 60 रुपये, जो कि हमारा ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति निम्न में से किस से संबंधित है? ये भी इंडिया जीके से संबंधित है। श्वेत क्रांति, ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मछली उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। तो मैं आपको बता दूं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक महिला ने एक पुरुष का परिचय करवाते हुए कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? इसमें दिया हुआ है कि एक महिला ने परिचय करवाते कहा कि उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब वह खुद के बारे में ही परिचित करवा रही है। ठीक है, क्योंकि वह अपने पिता के केवल इकलौती बेटी है और साथ में ही वह उस व्यक्ति की पत्नी भी है। तो यहाँ पे वह पुरुष उस महिला के पति लगता है, हस्बैंड लगता है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन ए वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? अभी 2023 में जो आईसीसी के द्वारा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई है लगभग 2.5 सालों से, वह किस देश ने जीती है उसके बारे में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका तथा डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑस्ट्रेलिया उसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसके बारे में जाने, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार को ख़त्म हो गया है। 2 साल लंबे चले WTC में इस दूसरे सीजन के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली। लंदन के द ओवल मैदान पर खेले गए इस खिताब में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 209 रन से जीत दर्ज की, जो कि भारत को हरा के प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा तथा ऑप्शन डी जल विद्युत ऊर्जा। मैं यहाँ आपको गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के बारे में बताऊं। ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरण तथा दूसरा अनवीनीकरण, एक रिन्यूएबल तथा दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत को नवीनीकरण तथा खत्म होने वाले स्रोत को अनवीनीकरण कहते हैं या गैर नवीनीकरण कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से परमाणु ऊर्जा जो कि एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा एक नवीनीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन,
30 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र फुटबॉल खेलते हैं तथा 12 छात्र या विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सा आसान सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलाने या थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखने की बात है। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे ए 10, बी 21, सी 6 तथा डी ऑप्शन था 9। देखते हैं दोनों खेल खेलने वाले जो छात्रों की संख्या हमारे पास दी हुई है वो दी हुई थी 12। अब देखते हैं भी जो छात्र क्रिकेट खेलते हैं केवल क्रिकेट, तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं भी 18 में से 12 गए तो 6 छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 15 में से 12 जो कि 3 प्राप्त होगी। अब यहाँ हम देखते हैं भी जो ऐसे खिलाड़ी जो ना तो फुटबॉल खेलते तथा ना ही क्रिकेट खेलते, तो हम क्या करेंगे, दोनों खेल खेलने वाले कुल संख्या और केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलने की कुल संख्या कुल छात्रों में से घटा देंगे। 30 माइनस 12 प्लस 6 प्लस 3, 30 में से 21 गए तो यहाँ पे 9 हमारा सही आंसर आ जाएगा जो कि सही है। तो 9 छात्र जो कोई भी गेम नहीं खेलते। अगला क्वेश्चन, G20 का 18वां नेता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन तथा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं भी ये G20 जो शिखर सम्मेलन का 18वां नेता शिखर सम्मेलन वो भारत में आयोजित किया जाएगा। यह दिनांक 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 18वां G20 राज्य प्रमुखों के सरकार के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन सभी G20 प्रक्रियाओं, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं नागरिक समाजों के बीच किया जाएगा। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को स्वीकार किया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्यकारी समूहों की बैठकों के दौरान चर्चा और सहमति प्राप्त प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की उल्लेख किया जाएगा। तो इसका ए सही आंसर है, भारत 9 तथा 10 सितंबर 2023 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन करता है। ऑप्शन ए लीवर जिसे हम यकृत कहते हैं, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी जीभ तथा ऑप्शन डी अग्नाशय। तो हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलेशन का उत्पादन करता है वो है अग्नाशय है। अग्नाशय एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। यह हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जो कि मानव शरीर में इंसुलेशन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों में आगे क्या आएगा। QAR, RAS, SAT, TAU और ब्लैंक। तो यहाँ अगला कौन सा अक्षर आएगा उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए UAT, ऑप्शन बी था TAT, ऑप्शन डी TAS, ऑप्शन डी UAV। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहला शब्द है अपने पास QAR। जब इसको एक तरीके से देखें और अगला है RAS, जब दोनों में अंतर की बात करें तो जो हमारे पास पहले लाइन है QAR तथा उसमें Q में A 1 जोड़ने पर, O में 0 जोड़ने पर तथा R में +1 जोड़ने पर जो हमारे पास समीकरण आती है वो आती है दूसरा शब्द। इसी प्रकार दूसरे का तीसरे से संबंध बनता है, तीसरे का चौथे से। अब जब चौथे का संबंध बनाएं तो T में से +1 जोड़ें तो आता है अपने पास U,
ए में 0 जोड़े तो अपने पास आता है ए, तथा यू में +1 जोड़े तो अपने पास आता है वी, जो कि हमारा अगला शब्द है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, UAV। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? यहाँ बात करें ए, किसी भी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। यहाँ पे अनाधिकृत मतलब वायरस का है। बी, इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए। सी, भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए। तथा ऑप्शन डी, ग्राफिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवॉल है उसको प्राथमिक उपयोग नेटवर्क को जो साइबर हमलों से सुरक्षित करना, उदाहरण के लिए फायरवॉल दुर्भावपूर्ण व अवांछित सामग्री को आपके वातावरण में प्रवेश करने से रोकता है। साथ ही फायरवॉल नेटवर्क में असुरक्षित सिस्टम और निजी डाटा को हैकर्स या अंदरूनी सूत्रों से अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रिय का मुख पश्चिम की ओर है, वह अपने दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ती है, फिर वह बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। अब प्रिय का मुख किस दिशा में है? ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा। ऑप्शन बी, उत्तर दिशा। ऑप्शन सी, पूर्व दिशा। तथा ऑप्शन डी, पश्चिम दिशा। तो हम एक सामान्य डायग्राम है, प्रिय का मुख पहले पश्चिम की तरफ है। इसका जब दायां बात करें तो दायां होता है उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ यह जाएगा कितना, 135 डिग्री। तो जो दिशा आएगी वो आ जाएगी अपने पास उत्तर तथा पूर्व। अब उत्तर पूर्व से जो बाईं है दिशा है वो आ जाती है 45 डिग्री उत्तर की तरफ। तो 135 में 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा से उत्तर की तरफ आ जाएगी 45 डिग्री। तो अब जो उसका जो मुंह है वो उत्तर की तरफ होगा। आप सीधा भी कर सकते हैं, 135 में से 45 घटाएं 90 डिग्री, तो पश्चिम दिशा से सीधा उत्तर आ जाएगा, उत्तर दिशा। क्वेश्चन अगला, एक कार 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, उसके बाद उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलती है। इस कार द्वारा तय दूरी तथा विस्थापन का परिमाण क्या होता है? ऑप्शन ए, दूरी 14 किलोमीटर, विस्थापन 14 किलोमीटर। ऑप्शन बी, दूरी 4 किलोमीटर, विस्थापन 4 किलोमीटर। तो मैं आपको यहाँ एक बात की चर्चा करते हैं। दूरी होती है हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, जहाँ तक रुके वहाँ तक हमने कुल कितना रास्ता तय किया है वह हमारी दूरी। तथा विस्थापन की बात करें तो जहाँ से स्टार्टिंग बिंदु था वहाँ से अनंत जो हम रुके उनके बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। एक कार दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चली, अब वह दक्षिण दिशा से वापस उत्तर की ओर कितनी किलोमीटर चलती है? 5 किलोमीटर। तो हमारे पास जो विस्थापन है वो दो स्थानों के बीच की सीधी दूरी है। तो यहाँ पे कार द्वारा तय दूरी की बात करें तो कुल दूरी 9 + 5 किलोमीटर बराबर 14 किलोमीटर होगी। तथा विस्थापन की बात करें तो 9 - 5 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर हो गया विस्थापन। तो यहाँ हमारा सी आंसर सही है, दूरी 14 किलोमीटर, विस्थापन 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 720 रुपये में बेची जिस पर उसे 20% की हानि हुई। 25% लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को घड़ी किस कीमत पर बेचनी पड़ेगी? तो मैं आपको बताऊं कि घड़ी की कीमत 720 रुपये में बेची तो उसे 20 रुपये की हानि हुई। तो हम यह मान लेते हैं कि जो 720 रुपये जो राशि है वह एक घड़ी की 80% कीमत है।
80% राशि, जो मूल राशि की 80% है वो 720 है। तो हम देख लेते हैं, जब 80% से जब इसे 100% बनाया जाए तो उसकी जो मूल राशि आएगी वो आएगी हमारे पास 900 रुपये। अब हमें लाभ कमाना है तो 900 रुपये का जो 25% का चौथा भाग है वो हमारे पास 225 रुपये आता है। अब हम मूल जो 25% लाभ कमाए तथा जो मूल राशि उसमें जोड़ें तो 900 प्लस 225 बराबर 1125 जो आएगा वो 25% लाभ आएगा घड़ी की कीमत। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1125। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुई थी? जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन पहला था सांप्रदायिक पुरस्कार, ऑप्शन दूसरा था साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन तीसरा था असहयोग आंदोलन तथा ऑप्शन चौथा था रोलेक्ट एक्ट अधिनियम। तो मैं आपको बता दूं, जो सांप्रदायिक पुरस्कार था वह लागू हुआ था 16 अगस्त 1932 को। साइमन कमीशन जब आया था तो वह आया था 1927 को, 1928 को वापस चला गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को लागू किया गया था और रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी डी, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम। क्वेश्चन अगला, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? तो हम जो आयत का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास ऑप्शन थे 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 30%। तो यहाँ हम बात करें, एक मान लेते हैं एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 20 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लंबाई के अंदर तथा चौड़ाई में बढ़ोतरी कर देते हैं। लंबाई 20 सेंटीमीटर में बढ़ोतरी करेंगे तो वर्तमान उसकी लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर और 10% की बढ़ोतरी चौड़ाई में करने पर 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब नए आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल नए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से 24 गुणा 11 सेंटीमीटर बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 200 में से 264 दोनों का अंतर है 64%, जो कि पहले की अपेक्षा प्रतिशत की बात करें तो 32% अधिक है। तो हमारा सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी 32%। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार के नियमन या रेगुलेशन या उतार चढ़ाव के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? रेगुलेशन या नियम का मतलब है उतार चढ़ाव। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, ऑप्शन डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सेबी या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट का एक महत्वपूर्ण रेगुलेटर है। यह 12 अप्रैल 1992 को स्थापित भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, जो कि 12 अप्रैल 1992 को स्थापित की गई थी। भारतीय बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाने देने के लिए शुरू किया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही आंसर है। क्वेश्चन अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर
कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी स्वामीनाथन जानकीरमन, ऑप्शन सी माधवी पुरी बत्स तथा ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो आपके सामने एक चर्चित जो व्यक्ति की तस्वीर है वो है आरबीआई के गवर्नर, जिसका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 26 फरवरी 1957 को भुवनेश्वर में हुआ था। वे 1980 के तमिलनाडु काडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आज की क्लास हमारी इतनी ही।